दीना पब्लिक स्कूल पार्ट 2। स्कूल में छुट्टियां होती तो मैं अपनी फैमिली के साथ बहावलपुर का रुख करता। मेरे रिश्तेदारों की अक्सरियत बहावलपुर में ही आबाद है। मेरा भांजा आरिफ मंजूर कंप्यूटर्स के कारोबार से मुंसलिक है। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के अलावा पूरे बहावलपुर डिवीजन में कंप्यूटर्स के सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। आरिफ ने एक दाढ़ी वाले लड़के से मेरा तारुफ करवाया कि इसका नाम मजहर हुसैन सिद्दीकी है। पढ़ा लिखा इंतहाई शरीफ लड़का है। बेरोजगार होने की वजह से इसके मौशी हालात बहुत ख़राब हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इसे अपने स्कूल में मुलाजमत दे दें और वहीं स्कूल में ही रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दें। मैंने उस पर तरस खाया और उसे अपनी गाड़ी में ही दीना ले आया। मैंने उसे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कि तुमने स्कूल की तीनों बिल्डिंगों में क्लासों पर नज़र रखना है कि बिला ज़रूरत कोई टीचर अपनी क्लास छोड़कर इधर उधर ना हो। किसी भी किस्म की बदनज़मी देखो तो मुझे इत्तला करो। इसके अलावा वक्फा में नज़्म व नस्क कायम करना, छुट्टी के वक्त इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को वालिदैन के हवाले करना और हेड बॉयज़ की मदद से बच्चों को सड़क पार करवाना वगैरह उसके फ़राइज़ में शामिल था। कुछ रोज़ तो खैरियत से गुजरे, लेकिन फिर उसने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। लेडी टीचर्स ने शिकायत की कि मौलाना की नज़रों में पाकीज़गी का शायबा तक दिखाई नहीं देता और उसका रवैया टीचर्स के साथ हतक अमेज़ होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ज़्यादातर वक्त वो जनाना हिस्सा में ही घूमता रहता है। क्या उसे सारी बदनज़मी जनाना बिल्डिंग में ही दिखाई देती है? उनके जायज़ मुतालबात के मद्देनज़र मैंने मज़हर को लेडीज़ बिल्डिंग में जाने से रोक दिया। उसे किसी बच्चे को सज़ा देने की भी इजाज़त नहीं थी। मैंने उसे सिर्फ रिपोर्टिंग तक ही महदूद कर दिया था। बमुश्किल 2 माह का अरसा गुजरा होगा कि मेरे एक पुराने टीचर ने बताया कि मज़हर उसके घर गया था और उससे कह रहा था कि अगर मैं उसका साथ दूं तो हम शराकत में दीना पब्लिक स्कूल के सामने अपना स्कूल खोल सकते हैं। मैं दीना पब्लिक स्कूल के काफ़ी बच्चे वरगला कर अपने स्कूल में ले जा सकता हूं। उसने ये भी बताया था कि वो स्कूल की हेड टीचर मिस अफीफ़ा से भी बात करेगा। अगर वो अभी हमारे साथ मिल गई तो दीना पब्लिक स्कूल के बहुत से बच्चे वो भी अपने साथ ले आएगी। अगले रोज़ मज़हर स्कूल नहीं आया और मिस अफीफ़ा ने बताया कि वो कल शाम उसके घर गया था। अफीफ़ा के भाई ने दरवाज़ा खोला तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने मिस अफीफ़ा से मिलना है। तो भाई ने उसे गालियां देकर भगा दिया और कहा कि अगर दोबारा इस गली में भी नज़र आया तो ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि फिर इस शहर में भी नज़र नहीं आओगे। शायद यही वजह थी कि वो स्कूल नहीं आया था। मैंने बाबा लाल दीन से कहा कि अगर कहीं वो नज़र आए तो उसे किसी बहाने से एक दफ़ा स्कूल ले आए, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। बाबा जी स्कूल से छुट्टी करके घर जा रहे थे कि उन्हें मज़हर एक दुकान पर खड़ा नजर आया। स्टाफ की तनख्वाहों का हिसाब किताब बाबा लाल दीन के पास ही होता था। बाबा जी ने उससे कहा कि मेजर साहब ने आपको नौकरी से निकाल दिया है और मुझसे कहा था कि मज़हर की तनख्वाह उसको दे देना। अभी मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह तैयार करके रखी हुई है। वो पैसों के लालच में बाबा लाल दीन के साइकिल के डंडे पर बैठा और स्कूल आ गया। जब वो स्कूल में दाखिल हुआ तो उस वक्त मैं स्कूल के सहन में खड़ा था। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि तुम अफीफ़ा के घर गए थे? उसने बड़े गरूर से हाँ में सर हिलाया तो दूसरे ही लम्हे मेरा जोरदार झांपड़ थप्पड़ की इंतहाई आला तरीन किस्म ऐसा पड़ा कि मज़हर हुसैन सिद्दीकी कच्चे फर्श पर लुढ़कनियाँ खाता दूर जा गिरा। उसके बाद मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। मैं उसे कह रहा था कि तुम्हारे सब छोटे बड़े कसूर माफ़, लेकिन मेरी किसी लेडी टीचर के घर का दरवाज़ा खटखटाना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अफीफ़ा के घर जा पहुँचे? अगर अब तुम मुझे दीना में दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हारा हुलिया इससे ज़्यादा बिगाड़ दूंगा। उसे धक्के देकर स्कूल से ऐसा निकाला कि दोबारा वो दीना में कभी नजर ना आया। मैं तमाम ख़वातीन असातिज़ा को हर ईद उल फितर पर दुपट्टा या चादर और चूड़ियों के तोहफ़े दिया करता था और स्कूल में राइज इस रस्म से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना मकसूद होता था। उसके अलावा मेरी बीवी किसी न किसी बहाने जनाना हिस्सा में मौजूद रहती थी ताकि नौजवान तालबात और ख़वातीन असातिज़ा के अचानक पैदा हो जाने वाले जनाना मसाइल फ़ौरन ही हल किए जा सकें। मौसम सरमा की 10 छुट्टियों में हम मियाँ बीवी बहावलपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। रवाना होने से एक रोज़ पहले मेरे बेटे अली ने मुझे अपने किसी दोस्त से मुस्तार मोबाइल फ़ोन ला कर दिया। शायद नोकिया कंपनी का था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था। अली ने फ़ोन देते वक्त उसके इस्तेमाल की प्रैक्टिस भी करवाई और बहुत सारी हिदायत भी दी, जिनमें सर फहरिस्त ये थी कि इसे ओवर चार्ज होने से बचाना है। जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाए तो इसे तार से अलग कर देना है। मैं पराई चीज़ इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं था, लेकिन अली का इस बात पर इसरार था
کہ آپ کا ہم سے 24 گھنٹے رابطہ رہے گا، ہمیں آپ کا اور آپ کو ہمارا حال احوال ملتا رہے گا۔ ہم روانہ ہوئے، منگلا روڈ سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ پر چڑھے تو علی سے بات ہوئی۔ ابھی اس سے بات ہو رہی تھی کہ دینا پل آ گیا۔ جیسے ہی پل سے نیچے اترے، بات چیت کا سلسلہ خود ہی منقطع ہو گیا۔ ایسا منقطع ہوا کہ دوبارہ نہ جڑ سکا۔ بہاولپور پہنچ کر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ہمارے فون میں جس کمپنی کی سم ڈالی ہوئی تھی اس کا نیٹ ورک پنڈی، اسلام آباد اور دینا پل تک ہی کارگر تھا۔ اس سے آگے دوسری کمپنی کا نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ پورا ملک 3-4 قسم کے نیٹ ورکس میں تقسیم تھا۔ الٹی مصیبت مجھ پر یہ آن پڑی کہ موبائل کو ہر وقت چارج رکھنا بھی ضروری تھا، جبکہ اوور چارجنگ بھی خطرناک تھی۔ موبائل میرے لیے کوئی ہاتھی پالنے سے کم نہ تھا۔ جیسے ہاتھی نہ انڈے دیتا ہے نہ دودھ، بس ہر وقت صرف کھاتا ہی ہے، وہی حال اس موبائل کا تھا۔ کام کا نہ کاج کا، سیر بھر اناج کا۔ ہر وقت اس کی حفاظت اور اس کی چارجنگ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا بہت مشکل امور تھے۔ جب واپس دینا آئے تو میرے لیے سب سے اہم کام اس موبائل سے جلد از جلد جان چھڑانا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یہ ہاتھی زندہ سلامت اس کے مالک کو واپس کر کے جان خلاصی ہوئی۔ ہم جب بھی بہاولپور جاتے تو لازماً کچی کوٹھی کا چکر بھی لگاتے۔ حاصل پور سے آگے بخشن خان سے ایک سڑک چک 52 کی طرف جاتی ہے، اور چک 52 کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی کا نام کچی کوٹھی ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہاں گارے اور اینٹوں سے بنا ہوا ایک ریسٹ ہاؤس تھا، یعنی ایک بہت بڑی کچی حویلی ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے عملہ کے کچے مکان تھے۔ اس ریسٹ ہاؤس کی وجہ سے ہی اس جگہ کا نام کچی کوٹھی پڑ گیا تھا، وگرنہ اب وہاں کسی حویلی یا ریسٹ ہاؤس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے اسکول میں ایک ٹیچر مسز آبدہ سے ہمارے بے حد گہرے گھریلو مراسم تھے۔ ان کے والدین اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کچی کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں ان کی زمینیں اور بہت بڑا گھر تھا۔ ان کی والدہ، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، ہم سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ شہروں میں رہنے والے میرے بچے جب کچی کوٹھی کے دیہاتی ماحول میں جاتے تو اتنا اچھا لگتا کہ وہاں سے واپس آنے کو جینا چاہتا۔ باجی آبدہ کے کزن یوسف جمال الدین پاشا المعروف جوجی چک 52 میں رہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ مشہور فلم سٹار نشو ہیں۔ ایک بار میں اپنی فیملی کے ساتھ کچی کوٹھی گیا ہوا تھا کہ جوجی سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا کہ ان دنوں سوات میں فیروزے کی کانوں کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا۔ کان کنی کرنے والا عملہ خیموں میں وہیں رہتا تھا۔ اس عملہ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ایک عدد مینیجر کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے اس آسامی کے لیے مجھے بھاری تنخواہ اور سہولیات کی پیشکش کی، لیکن میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میرے بغیر میرے سکول نہیں چل سکیں گے اور ان کی بربادی ہو جائے گی۔ ہم جب بہاولپور گئے ہوئے تھے تو ہماری غیر موجودگی میں میرا ہمزلف ہمارے گھر دینا آیا۔ میرے بیٹے علی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور سالن پکانے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر بازار سودا لینے گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے گھر سے ہی کچھ پکانا پڑے گا۔ سوچا سب سے پہلے خالو کو چائے پلا دوں۔ دودھ چولہے پر چڑھایا تو وہ پھٹ گیا۔ اس نے پھٹے ہوئے دودھ کو چھان کر اسی کا سالن بنا ڈالا اور خالو کو بتایا کہ جلدی میں اور تو کچھ نہیں بنا سکا، بس انڈوں کا سالن بنا لایا ہوں۔ خالو کو سالن بہت پسند آیا اور اس نے خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ بعد میں علی سے کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں انڈوں کا اتنا مزیدار سالن پہلے کبھی نہیں کھایا۔ یہ تم نے بنایا کیسے ہے؟ علی نے کہا خالو یہ سالن بنانا تو بہت آسان ہے۔ دودھ کو 1-2 دن فریج سے باہر رکھیں، پھر چولہے پر چڑھائیں تو یہ پھٹ جائے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ کو چھان لیں اور مسالہ بھون کر چٹے ہوئے دودھ کو اندر ڈالیں تو مزیدار انڈوں کا سالن تیار۔ خالو کہنے لگا اوئے تو نے یہ کیا کیا؟ ظالمہ مجھے سڑا ہوا دودھ کھلا دیا۔ میں نے گھر میں گائے بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نگہداشت کے لیے ایک بابا ملازم تھا۔ بابا روزانہ گائے کے لیے بنولے کی کھل ایک بالٹی میں بھگو دیا کرتا تھا اور پھر شام کو اس کا گتاوا بنا کر اسے کھلاتا۔ اکثر بابا گتاوا بنانے سے پہلے تھوڑی سی کھل ہاتھ میں اٹھاتا اور گائے کو کھلا دیا کرتا تھا۔ گائے کی مرغوب ترین غذا یہ کھل تھی۔ وہ ایک ہی لقمے میں اس کے ہاتھ کی ساری کھل اچک لیتی اور علی روز اسے دیکھا کرتا۔ ایک دن اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے بھیگی ہوئی کھل کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا اور فوراً ہی تھوک کر کہنے لگا یہ تو انتہائی پھیکی اور بدمزہ ہے، اور یہ الو کی پٹھی اسے کتنے مزے لے لے کر کھاتی ہے۔ میری بڑی حسرت تھی کہ میرا کوئی بچہ آرمی میں کمیشن لے۔
सैफ ने जैसे ही एफए का इम्तिहान दिया तो मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया कि उसे कमीशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मेरे बच्चों के दिमाग में एक ही बात समाई हुई थी कि अगर आर्मी इतनी अच्छी होती तो आप खुद क्यों इस्तीफा देते। उन्हें मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता कि मेरे इस्तीफा में आर्मी का कोई कसूर नहीं था। अयूब खान की हुकूमत तक आर्मी समेत पूरा मुल्क ही बहुत अच्छा था। भुट्टो ने आर्मी समेत तमाम इदारों और बहैसियत मजमूई पूरे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दिया था। जब मैंने इस्तीफा दिया उस वक्त GHQ में अफसरों की 6000 इस्तीफा दरख्वास्तें पड़ी हुई थीं। ज़ियाउल हक ने आकर मुल्की दिफा को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, फौज को इतना मजबूत कर दिया कि रूस जैसी सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। भुट्टो का दौर मुल्क का बदतरीन दौर था। मैंने इस्तीफा उस दौर में दिया था। बच्चों के साथ मेरी बहस का इख्तिताम इस बात पर होता कि तुम भी मेजर के रैंक पर पहुंचकर बेशक इस्तीफा दे देना, लेकिन पहली सीढ़ी पर कदम तो रखो। सैफ को समझा बुझाकर मैंने बिलाखिर आमादा कर लिया। वो पहले इब्तदाई इंटरव्यू के लिए गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने जो अफसर इंटरव्यू ले रहा था उसने अपने सामने किताब खोलकर रखी हुई थी। उसने सैफ से कहा कि दुआए कनूत सुनाओ। उसने फौरन कह दिया, सर आपने तो खुद किताब खोलकर सामने रखी हुई है, आपको तो शायद खुद दुआए कनूत जुबानी नहीं आती। उसने इतना सुनते ही सैफ को कमरे से दफा हो जाने का हुक्म सादिर कर दिया। इस वाकया के बाद मैंने अपने किसी बेटे को आर्मी में जाने के लिए नहीं कहा। दीना के लोग पूरा साल हमारे स्कूल के सालाना फंक्शन का इंतजार किया करते थे। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता तो रिहर्सल शुरू हो जाती और भरपूर तैयारी के बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में या नवंबर के पहले हफ्ता में स्टेज सज जाता। अमूमन बाहर से भी किसी न किसी फनकार को बुलाया होता। एक साल मोहम्मद आतिफ बुलबुला अपनी पूरी टीम के साथ आया था। एक बार खलील हैदर भी अपनी टीम के साथ आए थे और नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां से उन्होंने ऐसा समा बांधा कि एक मुद्दत तक लोग भूल ना पाए। स्टेज पर आने वाले बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की जाती और हर बच्चे को इनाम से जरूर नवाजा जाता। रॉयल फैंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अंजुम रफीक दीना पब्लिक स्कूल के पैट्रन इन चीफ थे। स्कूल के सालाना फंक्शन के ज्यादातर अखराजात हर साल वो अपनी जेब से अदा किया करते थे। 1997 में सालाना फंक्शन की तैयारी अरूज पर थी कि AC जेहलम का फोन आया। उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो असिस्टेंट कमिश्नर मसूद बोल रहे हैं। उन्होंने किसी से हमारे फंक्शन की बहुत तारीफ सुनी थी। जब मैंने बताया कि हम आजकल उसी की रिहर्सल में मशगूल हैं तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो रिहर्सल देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें अगले ही रोज बुला लिया। वो अपनी एक नन्ही सी बेटी के साथ आए और पूरी रिहर्सल देखी। उसमें एक ड्रामा था बगलोल बादशाह और दूसरा था बाबा पाकिस्तान। उन्हें वो बहुत पसंद आए। 2 दिन बाद जेहलम रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात की आज़ादी ट्रेन ने आना था। उस ट्रेन के जरिए पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया गया था और उसने पेशावर से आगाज करके रास्ता में तमाम स्टेशनों पर रुकते रुकते कराची सिटी स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होना था। जेहलम की मकामी इंतजामिया ने स्टेशन से मुल्हिक एक बड़े मैदान में जमीन से तकरीबन 5-6 फीट ऊंचा स्टेज बना दिया था। मकामी फनकारों ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। हमारे स्कूल को सबसे अच्छा वक्त रात 8 बजे से 10 बजे दिया गया था। उन 2 घंटों में सबसे ज्यादा रश होना मुतवक्को था क्योंकि दुकानदार तबका दुकानें बंद करके इधर का रुख करता। हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैदान खचाखच भरा हुआ था। ड्रामा बाबा पाकिस्तान असल में कश्मीर पर बनाया गया था, जिसमें एक सफेद दाढ़ी वाला पाकिस्तानी झंडे का लिबास पहने बाबा पाकिस्तान था और उसके सामने बारी बारी उसके चारों बेटे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अपने अपने सूबों के रिवायती लिबास में आकर अपना तारीखी पस मंजर बयान करते हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़कर डींगे मारते हैं। जब वो अपनी अपनी सुना बैठते हैं तो स्टेज के कोने में सलाखों के पीछे से कश्मीरी लिबास में लड़की रो रो कर कहती है कि ए मेरे बेगैरत भाइयों, 50 साल से तुम्हारी ये बहन काफिरों की कैद में सिसक सिसक कर जी रही है और तुम चारों इतने बेगैरत हो कि अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हो। इसी तरह के और भी बहुत से जज्बाती डायलॉग थे। जब लड़की ने ये डायलॉग बोले तो पूरे मजमा में खामोशी छा गई और जैसे ही लड़की धाड़े मार मार कर रोने के बाद खामोश हुई तो पूरा इलाका मजमा के जोशीले नारों से गूंज उठा। उस वक्त इंतजामिया और पुलिस के तमाम आला अफसरान भी मौजूद थे। पूरे जिला जेहलम में दीना पब्लिक स्कूल की धाक बैठ गई थी। चंद दिन बाद हमारा सालाना फंक्शन हुआ।
अंगार वादी और लाख ड्रामों के खालिक रऊफ खालिद, अल्लाह पाक गरी के रहमत करे, मेहमान खसूसी थे। उन्हें भी बाबा पाकिस्तान बेहद पसंद आया। उनका इरादा था कि उसे वो अपने स्टूडियो में फिल्माकर पीटीवी पर चलाएंगे। उन्होंने मेरा तहरीर करदा स्क्रिप्ट मुझसे ले लिया और कहा कि मुकम्मल तैयारी के बाद वो मुझे और अपने बच्चों को इस्लामाबाद रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएंगे। मगर इससे पहले कि वो रिकॉर्डिंग करते, किसी ने स्क्रिप्ट चोरी कर लिया और ड्रामे को टीवी पर चला भी दिया। मैं और रऊफ खालिद बस अफसोस ही करते रह गए। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक रिटायर्ड मेजर साहब रहते थे। उनकी बेगम आर्मी पब्लिक स्कूल मंगला में पढ़ाती थी। मेजर साहब अपने बीवी बच्चों के साथ लाहौर छुट्टियां गुजारने गए तो घर की चाबी मुझे दे गए कि उनके घर का गाहे बगाहे चक्कर लगाते रहें। एक रोज मैंने अपने बेटे को भेजा कि उनके घर का चक्कर लगाए। उसने वापस आकर बताया कि पूरे घर में जगह जगह जुलाबों की गंदगी फैली हुई है और कीमती सामान मसलन टीवी, वीसीआर वगैरह चादरों में बांध कर रखे हुए हैं। मैंने भी जाकर देखा तो वाकई चोर तो आए थे, सामान भी बांधा गया, लेकिन कुछ भी ले जा ना सके थे। बस जा बजा गंदगी फैलाकर चले गए थे। कहानी हमारी समझ से बाहर थी। मैंने फौरन ही मेजर साहब को इतला दी तो वो वापस आ गए। दोनों रिटायर्ड मेजरों ने तहकीक व तफ्तीश की तो उकदा हल हो गया। मेजर साहब की बेगम को कब्ज का आर्जा लाहक था। उन्होंने एक शीशे की बोतल में बहुत से बादाम रखे हुए थे। उन बादामों की बोतल में जमाल घोटा, पेचश आवर देसी दवा को भी डाल दिया गया था और बादामों में उस दवा का असर खूब रच बस गया था। उन्हें जब कब्ज होती और वो एक बादाम को दांतों से थोड़ा सा कुतर लिया करती थी। चोरों के हाथ वो बोतल लगी तो उन्होंने बादाम आपस में बांट लिए और सामान बांधते वक्त बादामों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। सामान बांध तो लिया, लेकिन उठाकर ले जाने की मोहलत न मिल सकी और जुलाब परेड में लग गए होंगे। जुलाबों के साथ साथ उनके पेट में लाजमन शदीद दर्द भी हुआ होगा। बादामों की बोतल ने मेजर साहब को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया और चोरों को हमेशा के लिए नसीहत मिल गई होगी कि आइंदा जब कहीं चोरी के लिए जाएं तो अपने घर से खा पी कर निकलें और बस अपने काम से काम रखें, खाने पीने से एतराज करें।